हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट में बताएं। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है, लेकिन जो हमारी तैयारी है ऑब्जेक्टिव का, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर का, वो तैयारी बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों घबराए नहीं, मैं हर एक साल वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 100% वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव महामैराथन, यानी पूरा टोटल आपको जितना भी चैप्टर है वो टोटल का ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए ला दिया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 30 मिनट मुझे दो और 20 नंबर मैं आपको दूंगा, क्योंकि अगर आप 30 मिनट में अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है। पेन एक ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार का हमें दिक्कत ना हो और आपके समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, फटाफट सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अगर नए हैं तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से वह युग जिसमें वशिष्ठ केंद्र पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ, यानी वह कौन सा केंद्र, वशिष्ठ केंद्र था जहाँ पे मानव सभ्यता का जन्म हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव युग में मानव सभ्यता का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु है, यानी भू विज्ञान के जो आधार है उसका पृथ्वी का आयु कितना है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये पृथ्वी है, आप लोग को भी पता है, तो वो कितना मतलब इसकी आयु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 150 करोड़ वर्ष आंकी गई है, यानी ये पृथ्वी जो है 150 वर्ष पुरानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो वीडियो जैसे मान लीजिए आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर पता है तो भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप भी देखिए ये वीडियो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी जो पृथ्वी का निर्माण सिद्धांत किसने दिया हुआ था, तो ए होम्स ने प्रतिपादित माने उसका सिद्धांत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। होम्स ने निम्नलिखित परिकल्पना को प्रस्तुत किया, यानी होम्स ने किस जो है परिकल्प को प्रस्तुत किया था, तो वो कौन सा किए हुए थे, तो नेबुलर किए हुए थे। अगला क्वेश्चन। अधिकतम उच्च आवाज अपरदन चक्र की निम्नलिखित अवस्था में मिलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवा अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेता डिमाजिया का संबंध था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस से संबंधित है, यानी उनका जो घर था उनका फ्रांस में घर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है, यानी जो पृथ्वी का जो आकृति है वो कैसी है, तो वह है लहवक्ष गुलाब। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितनी है, यानी विषुवतीय रेखा कितनी है, तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें, इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे जो चैनल का जो नाम है टेलीग्राम का, जिस नाम से चैनल चलता है उसी नाम से टेलीग्राम भी है, ऑल इन 8454। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी अप्राकृतिक साधन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध में लैपलास कौन सा परिकल्पना है, तो निहारिका परिकल्पना है। अगला क्वेश्चन। द्वितीयक कारक सिद्धांत संबंधित है, तो जेम्स जीन्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इनमें से कौन सी भू आकृति का निर्माण भ्रश प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धसान घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने का सबसे अधिक मान्य साधन है, तो चुंबकीय गुण, यानी जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना ज्ञात करने का सबसे अधिक मान्य साधन कौन सा है, तो वह है चुंबकीय गुण से हमें सबसे आसानी से आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय भू प्रॉपर्टी में आधारभूत अंतर है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी में कौन सी परत निकेल और लोहे से निर्मित परत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नीफे। ठीक है दोस्तों, देखिए पृथ्वी का जो है परत है निकेल, देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक हम बता देते हैं, 9 से निकेल और 9 से नीफे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन।
पृथ्वी की आकृतियाँ एवं स्थल रूपों का विज्ञान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। ठीक, अगला क्वेश्चन, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यह कथन है, यानी ये कथन किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? यानी इसमें से कौन सी शाखा नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिकी विज्ञान। ठीक, जेम्स हंटन आधुनिक के जनक माने जाते हैं। भू आकृति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन? जेम्स हंटन, आधुनिक। अगला क्वेश्चन, भू आकृतियाँ के संदर्भ में चक्रीय पद्धति की अवधारणा का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया हुआ था? तो जेम्स हंटन ने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यानी जो निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उन्होंने किया था लाप्लास। हम लोग का पहला चैप्टर यूनिट का खत्म हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा यूनिट यानी यूनिट 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जो है इसी वीडियो में हम आगे मॉडल सेट का भी आपको रिवीजन मैं करा दूंगा। जैसे 5 का 6 यूनिट है तो आपको 5 जो इसमें से है 5 सेट भी आपको करा दूंगा, जो आपको और भी याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्टन ने। आइए अगला क्वेश्चन, जो भाग जितना अधिक बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। यह किसने कहा था? तो किसने कहा हुआ था? तो J.H. प्राट ने कहा था। अगला क्वेश्चन, जो सर जॉर्ज एरी संबंधित थे, यानी जॉर्ज एरी थे उनका किससे संबंध था? तो मैंने वो कहाँ के निवासी थे? तो वो इंग्लैंड के निवासी थे। संबंधित पूछेगा तो आपको बता दें दोस्तों कि वो आपको निवास स्थल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे हमारे अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किसने किया था? यानी प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत दिया था तो किसने दिया हुआ था? तो उन्होंने दिया हुआ था टूजो विल्सन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टूजो विल्सन। देखिए दोस्तों, अगर आप 2 बार वीडियो देख ले रहे हैं, 2 से 3 बार, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट और याद दोनों एक साथ हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको रिवीजन आपको टेलीग्राम पर मिल ही जा रहा है, आप रिवीजन भी वहाँ से कर सकते हैं, है कि नहीं? आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देख के जाइएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, ये वीडियो छोड़िए आ जाकर हम टेलीग्राम से हम देख ले रहे हैं, तो दोस्तों वैसे आपको समझ में नहीं आ पाएगा, है कि नहीं? सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? यानी ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका है वो कब अलग हुआ था? तो इयोसीन काल में। ठीक है, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? तो टूजो विल्सन ने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, वलित पर्वत का निर्माण संपन्न होता है, यानी जो वलित पर्वत का निर्माण संपन्न होता है, मैंने कैसे संपन्न हुआ था? तो वो हुआ था महाद्वीप के अभिसरण क्षेत्र पे, महाद्वीप महासागर का अभिसरण क्षेत्र पर। ठीक है, सागर का अभिसरण क्षेत्र पर तथा उक्त सभी पर। तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हमारा डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, मध्य अंटार्कटिका कटक के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा प्लेट संचलन उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी संचलन। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रिफ्ट घाटी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? डी अरेबियन यानी अफ्रीकन है प्लेट, यूरेशिया जो है वो प्लेट है, अटलांटिक जो है अंटार्कटिक वो भी है, लेकिन अरेबियन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह का प्लेट सीमा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय अभिसरण। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सागर तल प्रसार परिकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैरी हेंस ने। अगला क्वेश्चन, नजाक प्लेट स्थित है, यानी नजाक जो प्लेट कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका के
परिचय में, यानी नाजाक जो प्लेट स्थित है वो दक्षिणी अमेरिका के परिचय में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके उद्गम तथा अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होती है? तो वो होगा सागरीय धाराएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके उद्गम तथा अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होता? तो इसका जो हम लोग देखे भी हैं, सागरीय धाराएं नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, इनमें वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? यानी वलित पर्वत यानी बढ़ने वाला पर्वत कौन सा है? तो अभी भी आपको बढ़ रहा है हिमालय। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि इसकी लंबाई अभी कितनी है वर्तमान में। ठीक है, अगर आपको पता है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रॉट के अनुसार गंगा मैदान के घनत्व की तुलना में हिमालय का घनत्व कम है। कम है यानी प्रॉट के अनुसार गंगा के मैदान का जो घनत्व है उसकी तुलना में हिमालय का घनत्व क्या है? तो कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, सम स्थिति सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। यानी जो सम स्थिति सिद्धांत का प्रयोग किया गया था तो वो होगा डंटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भूमि संतुलन के संबंध में तैरने के आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह है? तो एयरी के मत के अनुसार। ठीक, यानी जो कहने का ये क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि जो भूमि संतुलन का संबंध तैरने के आधार पर जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो हमारा प्लेट है आपको पता है अभी भी तैर रहा है, तो उनका जो सिद्धांत किसने मतलब ये दिया हुआ था कि तैर रहा है, तो एयरी के मत के द्वारा आज भी हम लोग मानते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। धरती के नीचे क्षतिपूर्व तल की अवधारणा को किसने स्वीकार किया था? तो किसने स्वीकार किया हुआ था? तो जोली ने किया हुआ था। लॉस्ट टेस्ट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या है? ऊपर की तरफ उठना, यानी देखिए ऊपर की तरफ उठना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूखंड के विपरीत सिरों के दबाकर पसलाने वाले प्रतिबल कहलाता है? तो संपीड़न। अगला क्वेश्चन, जैफर का तापीय संकुचन सिद्धांत समझता है? ए, पर्वत निर्माण के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, होम्स ने सन 1928-29 के भूगर्भ में होने वाले रेडियोधर्मिता के आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह है क्या है? तो तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किए हुए थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जलवायु वेता वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किए हुए थे? तो उन्होंने जो किए हुए थे 1912 में। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किया था, यानी जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया हुआ था? तो वेगनर ने दिए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संवहन तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादक थे, यानी जो संवहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे होम्स। अगला क्वेश्चन, एल्फ्रेड वेगनर थे, यानी एल्फ्रेड वेगनर क्या थे? एक संगीतकार थे, एक कवि थे, या एक जलवायु भूविज्ञानिक थे, या जीव वनस्पति विज्ञानवेता थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भी पता है, एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा खंड अंगार भूमि का अंश नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी चबूतरा। चीनी चबूतरा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैरी हेसन ने। संगमरमर सेल का निर्माण जिसमें संबंधित है वह है बी, कैंतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समुद्री नितल प्रसरण। अगला क्वेश्चन, अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले हैं? तो WM डेविस। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, भूमि के जिस भाग में अपर्दन की क्रिया अधिक पाई जाती है वह है ए, पहाड़ी भाग। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, प्लेट विवर्तनी का प्रतिपादन किसने किया हुआ था? यानी प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया हुआ था? तो टेजी विल्सन ने दिया हुआ था। ऊपर भी हम लोग देखे हैं 2J विल्सन। ठीक है, देखिए आपको कुछ शब्द जो है आपको आसानी से याद करने के लिए उसको आसान बना दिया जाता है कि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि आपको जो भी है
चलता फिरता भाषा में बता दिया जाता है कि उसको जो आपको याद करने में थोड़ा सा भी कठिनाई ना हो। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भूप्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया हुआ था? तो किसने किया था? वेगनर ने किए। आइसोस्टेटिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा C.E. डंटन ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। समस्थिति के संदर्भ में किस विद्वान ने कहा कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है जबकि उनकी गहराई में विभिन्नता होती है? जॉर्ज एयरी ने कहा हुआ था। अगला क्वेश्चन, सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका डेविस। ठीक है, अब आइए हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसी का साथ हम तीसरा चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा चैप्टर ये रहा हमारा, भूकंप मापी यंत्र कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1950 में आने वाला भूकंप था, यानी जो 1950 में जो भूकंप आया था तो वो किस कारण से आया हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विवर्तनिक भूकंप। अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति की तरंग है, यानी सबसे फास्ट कौन ट्रेवल करता है? तो प्राथमिक तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो जो सर्वाधिक जो क्षेत्र होगा वो होगा आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी में काफ़ी ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अधिक केंद्र। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने से बनने वाली आकृति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो फेकोलिथ। फेकोलिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? यानी ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न होता है? तो भूगर्भ में तापी वृद्धि, मैंने ताप वृद्धि, यानी जो जमीन हमारी पृथ्वी है वो अधिक गर्म हो जाता है जिसके कारण वो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अग्निवृत्ति किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ज्वालामुखी के ऊपर भाग जहाँ पर लावा बाहर निकलता है वो कहलाता है क्रेटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हमारा क्रेटर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी जो विश्व में सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंटोफाल्ला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? यानी जो विश्व में सबसे ऊंचा जल ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरुएस्वागुआ। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखिया में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है, यानी जो विश्व में सबसे ज्वालामुखी है उसमें सर्वाधिक हाइट वाला यानी ऊंचा कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्राम्बोली। अगला क्वेश्चन, हाज पर्वत निम्नलिखित में किस प्रकार का पहाड़ का उदाहरण है? यानी हाज जो पर्वत कौन सा उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली एटान किस प्रकार का ज्वालामुखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय। ज्वालामुखी के मुंह क्या कहते हैं? यानी जो ज्वालामुखी लावा जिसको फेंकता है उस मुंह को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ज्वालामुखी पूर्व अफ्रीका में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा केनिया, यानी केनिया के जो अफ्रीका में पूछ रहा है तो स्थित कौन सा ये है ज्वालामुखी? तो केनिया ज्वालामुखी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो गया, इनमें से कौन से भ्रश घाटी का उदाहरण है? यानी भ्रश घाटी कौन सा है? तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी। हिमालय एक है, हिमालय क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है। भ्रसन घाटी परिणाम है, यानी भ्रसन घाटी का जो परिणाम है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निक्षेपण का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? निक्षेपण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के लिए कौन सी भू हलचलन जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? जी बिल्कुल अल्पाइन। ठीक, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी आग्नेय शैली नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ का लगभग भाग
अवसवादी शैली से ढका हुआ है, यानी कितना प्रतिशत जो हमारा भूपृष्ठ है वो अवसवादी चट्टान से यानी शैली से घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 75% भाग से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, वे चट्टान जो अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन द्वारा बनी होती है कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा कहलाती है, तो हमारा जो कार्यान्तरित चट्टानें कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, यानी भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, तो भूकंपीय तरंगों से, यानी भूकंप जो अधिकेंद्र जो होता है वो किन से संबंधित है, तो वो होगा भूकंपीय तरंगों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखीय उदागर के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं है। करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हवाईयन। क्या हो जाएगा, हवाईयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, निम्न में कौन सा एक सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, तो वो होगा आपको फ्यूजियामा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्यूजियामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रियूनियन द्वीप, रियूनियन द्वीप होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नलिका अपर्दन को रोकने का प्रमुख साधन है, यानी जो नलिका अपर्दन कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है। तो कैसे रोका जा सकता है, तो बांध बना के रोका जाता है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेतों की व्यवस्था करके किस भाग में मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है, तो वो कौन सा भाग में रोका जा सकता है, सीढ़ीनुमा खेती बनाकर, तो पहाड़ी भागों में रोका जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, 1883 ईस्वी में किस द्वीप पर भूकंप के कारण विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्राकाटोआ, यानी क्राकाटोआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1950 में असम भूकंप का मुख्य कारण क्या था, यानी जो असम में 1950 में जो भूकंप आया था वो क्या कारण से आया हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपटल भ्रष्ट, यानी जो भूपटल थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया यानी धंस गया था, इसलिए ठीक है आया हुआ था 1950 में। यानी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ज्वालामुखी उदागर के कारणों में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, तो गैस और वाष्प की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों फटाफट आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तक नहीं किया है तो फटाफट चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, है कि नहीं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है, तो इसका जो सबसे ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है सबसे ऊंची, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटोफाला। ठीक है, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय पूछ रहा है, तो कौन सा होगा, अंटोफाला। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा हुआ था पीछे, यहाँ पे आप देखिएगा सक्रिय पूछ रहा है, और यहाँ पे पूछा हम लोग से जो पूछा है कि कहाँ गया, यहाँ पूछा है हमसे क्या, ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, यानी आपसे ये तो नहीं पूछा है कि सक्रिय या फिर असक्रिय, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट आपको दे दिया गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, यानी सबसे शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर सेरुसेवा गुआ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ पर लावा बाहर निकलता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्रेटर। अगला क्वेश्चन, पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग को कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वत शिखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत मुर्दार पर्वत की श्रेणी नहीं आता, करेक्ट आंसर हो जाएगा
ब्लैक फॉरेस्ट, यानी ब्लैक फॉरेस्ट नहीं आता। उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलिशियन पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत तंत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नवीन मोड़दार पर्वत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, यानी नवीन मोड़दार पर्वत कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका नीलगिरी। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो वो हो जाएगा अरावली। इसमें से सबसे पुरानी जो पर्वत कौन सी है? तो अरावली है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एटलस पर्वत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, भूकंप से गुजरात के भुज क्षेत्र में मैंने जो था वो भारी तबाही हुई थी। कब हुई थी? तो वो हुए थे 26 जनवरी 2001 को, यानी जो है गणतंत्रता दिवस के दिन ही भूकंप आया हुआ था। कहाँ पे? तो गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेटर तथा कालडेरा स्थलाकृति का संबंध निम्न में से किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्राम्बोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपों का देश है, यानी भूकंपों का देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जापान। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है कहाँ पे? तो जापान में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटोफाला सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्निवृत्त किसे कहा जाता है, यानी अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा परिप्रशांत महासागरीय पेटी को अग्नि जो है वृत्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, तो क्या हो जाएगा? सेरूर रूसो वागुआ। ऊपर भी हम लोग देखे हैं इसका आंसर। ठीक है, ज्वालामुखी के ऊपरी भाग को क्या बाहर जहां लावा बाहर निकलता है कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्रेटर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा तीसरा यूनिट भी समाप्त होता है। अब आते हैं चौथा यूनिट में, फटाफट सारे प्रश्नों को हम देखते जा रहे हैं। ठीक है, और आप दोस्तों एक और बात बता दूं, अगर आपको आंसर याद नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको इन सारे प्रश्नों का जो आंसर है वो आपको फटाफट याद होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, निम्नलिखित में से किसका संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजनीकरण। ठीक है, नाइट्रोजनीकरण से संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है, यानी जो अपक्षय का जो प्रमुख अभिकर्ता कौन सा है उसी को बताना है। तो कौन सा है? वो है ताप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है, कहाँ पे होता है? तो लौह खनिज पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, यानी अपर्दन चक्र का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया हुआ था? तो उन्होंने किया हुआ था, किसने किया था? WM डेविस ने किए हुए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, WM डेविस के बाद अपर्दन चक्र की संकल्पना पर निम्नलिखित में किसने विस्तृत अध्ययन किया, यानी सबसे विस्तृत अध्ययन किसने किया हुआ था? तो वाल्थर पैक ने सबसे विस्तृत जो था उस पे जो उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थलाकृति संरचना प्राकृतिक एवं अवस्था का प्रतिफल है किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा WM डेविस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी के किस अवस्था को नदी का वेग अति मंद होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धा अवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी की युवा अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ नहीं बनती है? डी, एस्चुअरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, WM डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन कब किया हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हमारा 1889 में WM डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना के बारे में हमें क्या बताया हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अपर्दन चक्र की किस अवस्था में अपर्दन चक्र की क्रिया नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वृद्धा अवस्था में नहीं होता अपर्दन का। ठीक है,
लेकिन युवा अवस्था में खूब तबाही मचाता है सब। ठीक, डेविस ने अपर्दन चक्र की कितने अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो कितने अवस्थाओं में? तो 3 अवस्था को बताया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है, यानी नदी के कार्यों से नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बरखान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, नदी की युवा अवस्था में बनने वाली आकृतियाँ कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? गार्ज कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस नदी का केनियन विश्वविख्यात है? करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोरेडो नदी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी का डेल्टा है, किस आकार का है? नील नदी का जो डेल्टा है तो वो है धनुष आकार का, ऐसे है। ठीक है, धनुष आकार में है। नील नदी का जो डेल्टा है वो किस प्रकार है? धनुष आकार, इसी टाइप में आपको है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य विसर्ग, सामान्य विसर्ग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग झील बनती है, यानी विसर्ग झील बनती कैसी है? तो कैसी बनती है? तो नदी विसर्ग से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। कर दिए होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोग अच्छे बच्चे हैं। यारडंगा बनने का प्रमुख कारण है, यानी यारडंगा क्यों बनता है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो हवा के अपर्दन के कारण बनते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता? करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुका स्फूत, बलुका स्फूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू आकार की घाटी बनती है, यू आकार की घाटी क्यों बनती है? तो हिमानी क्षेत्र में बनती है। कहाँ पे बनती है यू आकार? तो हिमानी क्षेत्र में। आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना होगा, यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र, यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में हिमानी निर्मल झील नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंडवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रियाडे निम्नलिखित में कहाँ नहीं पाया जाता? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्ली। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, सार्क भू आकृति विश्व के देश में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। देश तथा नाम से संबंधित गलत जोड़ी बताइए, यानी इसमें से गलत जोड़ी कौन सा है? तो आपको जो नॉर्वे बोटन सही है, जर्मनी को जो कारेन भी सही है, फ्रांस और सार्क भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है? तो आपका हो जाएगा स्कॉटलैंड तथा ओल, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, हिमानी अपरदन से निर्मित प्रमुख भू आकृति है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नूनाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन के द्वारा नहीं होता? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ड्रमलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो कहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया में सबसे अच्छा इनका क्रास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण हमें मिलता है। कहाँ पे? तो यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति भूमिगत जल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपिज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल में अपर्दन से कौन सा भू आकृति नहीं बनती? करेक्ट आंसर कॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस स्थलाकृति का संबंध हिमनद से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलंबी घाटी। कौन से घाटी होगा? नीलंबी घाटी। इनमें से कौन सा स्थलाकृति भूमिगत जल से बनी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमें? मेस्सिला। इनमें से किस घाटी में यानी मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा अधिक रहती है, यानी जीवाश्म की सबसे अधिक मात्रा किस में रहती है? तो वो हो जाएगा
सरनोज़म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। निम्नलिखित में कौन सी आकृति वायु के द्वारा बनती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुका स्फुट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट प्रदेश निम्न में से किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हमारा जो हो जाएगा युगोस्लाविया में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भू आकृति जो हिमनद से संबंधित है वह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्प। ठीक है, निम्नलिखित में भू आकार घाटी हिमनद अपर्दन का परिणाम नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिकोटिका। त्रिकोटिका जो भू आकार की पवन कृति नहीं है वह है सी लेपिस। लेपिस 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 का निर्माण निम्न के कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरखान के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेपण वाला स्थलाकृति को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वाल्सन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसका संबंध क्रास्ट स्थलाकृति से नहीं है? करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी क्रास्ट स्थलाकृति अपवर्तनात्मक स्थलाकृति नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेलेग्माइट। अगला क्वेश्चन, नुनाटक किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा हिमनदीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्पकालिक भू आकृति संकट के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रसन। चूना पत्थर की कंधारों के उद्भव का दुष्चक्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा डेविस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा स्थलाकृति हिमानी निक्षेपण के परिणाम नहीं है? करेक्ट आंसर रॉस मुटाने। रॉस मुटाने। अगला क्वेश्चन, क्रास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा युगोस्लाविया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अम्लीय आग्नेय चट्टान नहीं है? यानी अम्लीय आग्नेय चट्टान इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा वाल्स चट्टान आग्नेय जो है अम्लीय चट्टान नहीं है, लेकिन ग्रेनाइट है, रायोलाइट है तथा सीनानाइट है। ठीक है, लेकिन जो है बासाल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य अपवर्तन चक्र बोध कराता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हिमानी अपवर्तन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का परिणाम है यह कथन है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा डेविस का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हिमानी निर्मित झील नहीं है? तो कौन सा हिमानी झील नहीं है? तो वो हो जाएगा DD1। क्या हो जाएगा हमारा आंसर DD1। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा कि क्रास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो कहाँ हमें मिलता है? युगोस्लाविया जो है सालिविया में हमें मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर है, हमारी टीम आपका हेल्प करेगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको हेल्प किया जाएगा। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।